हेलो बच्चों, आप सभी को भीम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं विवेक कुमार। आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? तो हिस्ट्री का हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लोग क्लास 10th का। इस चैप्टर का नाम है यूरोप के राष्ट्रवाद, यानी जो यूरोप देश है उसके राष्ट्रवाद, यानी उसके बारे में, उस देश में क्या क्या होता है, वहाँ के लोग उस देश के बारे में कितना सोचते हैं, क्या करते हैं। जैसे हम लोग अपने भारत के लिए, हम लोग अपने भारत के लिए कोई भी काम करते हैं तो क्या आता है? तो राष्ट्र हित में आता है। क्या आता है? राष्ट्र हित में आता है। तो वही बात इसमें भी बताया जा रहा है कि वहाँ के लोग क्या करते थे, कौन कौन सा क्रांति हुआ, कहाँ कहाँ पे हुआ, वहाँ के लोगों के बारे में हम लोग क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, ये काफी क्या बोलते हैं, काफी रोमांचक चैप्टर है ये। इस चैप्टर से बहुत कुछ हमको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इस एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले, कहाँ कहाँ पे? तो विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में, यानी वहां पे रहने वाले के बीच एकता की भावना प्रदान करता है। क्या करता है? एकता की भावना प्रदान करता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है कि जो किसी विशेष सांस्कृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, ठीक है, परिवेश में, यानी वहां पे सभी को मिलाकर रखने में, परिवेश में रहने वाले के बीच एकता की भावना प्रदान करता है। यानी सभी लोग को मिलजुल कर रहने की भावना क्या करता है? प्रदान करता है। यही क्या कहलाता है? तो राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। हमारे जैसे भारत देश में सभी नेता, विधायक, ये जितने भी बड़े से बड़े नेता हो, आम जनता हो, सब क्या होते हैं? आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ये क्या हो गया? एक राष्ट्रवाद हो गया। क्या है? एक राष्ट्रवाद है। तो सेम उसी प्रकार के सांस्कृतिक, यानी जितने भी हमारे सांस्कृतिक से जुड़े लोग हैं सभी कोई मिलजुल कर रहते हैं। भौगोलिक से, जमीन से जुड़े लोग हैं वो भी सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्या सामाजिक जो लोग हैं, जो समाज का, यही जो नई बात बोले हैं नेता, जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज से जुड़े होते हैं, ये सब क्या होता है? आपस में जुड़े होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेजनिंग कौन था? मेजनिंग कौन था? 2 नंबर क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है मेजनिंग कौन था। तो इसका आंसर होगा मेजनी एक साहित्यकार था। क्या था? एक साहित्यकार था। लेकिन उसे राजनीति से भी, किस चीज से? तो राजनीति से भी क्या था? तो प्रेम था। राजनीति से भी प्रेम था। वह कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी, किसमें? क्रांतिकारी और गुप्त संगठन, किसमें? तो क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी, कार्बोनरी एक गुप्त संगठन था। उस गुप्त संगठन में क्या था? जुड़ा रहा था। क्या था? जुड़ा था। कहाँ पे? तो कार्बोनरी एक गुप्त संगठन है। कार्बोनरी एक गुप्त संगठन है। इस संगठन में क्या था? ये जुड़ा हुआ था। लेकिन वह गणतंत्र से भी, किस चीज से? अपने देश से भी के विश्वास था। यानी वो गणतंत्र जो हमारे देश में जो लगा हुआ है, जिसमें संविधान, वहां पे गणतंत्र, वहां पर के जो संविधान था उसे क्या था? ये जुड़ा हुआ था, यानी उस पे इसका विश्वास था। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? यानी जो जर्मनी था, जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोप के राष्ट्रवाद, वहां पे जर्मनी भी है। क्या है? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? क्वेश्चन क्या कह रहा है? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। क्या थी? तो अनेक बाधाएं थी। वह 300 का कितना? 300 छोटे बड़े राज्यों में, इसमें क्या क्या? 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था? तो बटा हुआ था। क्या था? तो बटा हुआ था। इन सभी राज्यों को प्रमुखों की अपनी अपनी सोच थी। यानी
ये क्या था, जो जर्मनी के एकीकरण था, ये इसमें 300 लगभग 300 छोटे बड़े राज्य क्या थे, तो शामिल थे। जैसे हमारे भारत देश में अभी 28 राज्य है, ठीक है। ये सब क्या है, कोई छोटा राज्य है, कोई बड़ा राज्य है, क्या है, ये सब कोई क्या है, मिलजुल कर है। तो उस समय भी क्या था, काफी 300 लगभग छोटे बड़े राज्य थे। इन सभी राज्यों में अपनी अपनी प्रमुख सोच थी, यानी सभी राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग सोच थी, ठीक है। धार्मिक और जाति रूप से भी एक नहीं थे। क्या थे, वो धार्मिक और जाति रूप से भी एक नहीं थे। आज हमारे भारत देश में जैसे में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर क्या होता है, सब लोग को एकजुट कर लिया जाता है इलेक्शन के टाइम, ठीक है। इलेक्शन जब देखते हैं लोग नजदीक आता है, तो कोई कहता है हम ब्राह्मण है, तो कोई कहता है हम भूमियार है, यानी सब कोई अपना अपना, कोई कहता है यादव है, यानी जाति के भाव से अपना क्या करते हैं, तो एकत्रित कर लेते हैं। तो कोई सनातन धर्म की, कोई मुस्लिम धर्म का, तो कोई सिख धर्म का, कोई ईसाई धर्म का, यानी अपना अपना धर्म को क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। जो धर्म से जो प्रतिनिधित्व खड़ा होता है, उसे वोट देते हैं। तो वहां पर ये भी नहीं था कि हाँ हम धार्मिक रूप से, जाति रूप से एक थे, ऐसा वहां पे नहीं था। जर्मनी के जो भी एकीकरण हुआ था जर्मनी में, वहां पे सभी लोग एक मत नहीं था। हमारे भारत देश में सभी लोग किसी ना किसी काम को लेकर एकमत होते हैं, लेकिन वहां पे जितने भी राज्य थे छोटे बड़े, उस सभी राज्यों का एकजुट नहीं था। यहाँ तक कि धार्मिक और जाति को लेकर भी वहां पे एकजुट नहीं था, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेटरनिक युग क्या है। कौन सा युग, तो मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक पुरान पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। क्या था, जो मेटरनिक था ये पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं थी। जो उस समय के नेपोलियन जो राजा थे, उनकी बनाई क्या था, बनाई व्यवस्था इसको क्या था, पसंद नहीं था। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए, किस पर, इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने कई छोटे बड़े राज्यों में विभाजित कर दिया। जो हम लोग पढ़े हैं लोग अभी यहाँ पे, सेम वो उसी प्रकार यहाँ पर भी इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए जो मेटरनिक था, वो क्या क्या था, वो काफी छोटे बड़े राज्यों में इसको विभाजित कर दिया था, ठीक है। इसी युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। किस युग को, तो इसी युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक पुरांतर व्यवस्था का समर्थक था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं थी। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसे कई छोटे बड़े राज्यों में विभाजित कर दिया। इसी युग को मेटरनिक युग कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। यानी जो 1848 में जो क्रांति हुआ था फ्रांस में, उस क्रांति का क्या कारण था, क्यों वो क्रांति हुई। तो इसका आंसर है, फ्रांस का शासक लुई फिलिप्स। कौन, फ्रांस का शासक कौन था, तो लुई फिलिप था। उस समय लुई फिलिप था। वह क्या था, उदारवादी था। क्या था, वह उदारवादी था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। क्या था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। उसने 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्या किया, गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जो गीजो था उस पे इसकी काफी क्या था, काफी जो लुई फिलिप्स था उसको काफी विश्वास था गीजो पर, ठीक है। तो क्या किया, वह वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। क्या था, गीजो जो था वो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। राज्य में वह भी सुधार को लागू करने में लागू करने के पक्ष में नहीं था। क्या था, ये भी क्या करता था, लोगों पर अत्याचार करता था। जितने भी गरीब वर्ग के लोग थे सभी पे क्या करता था, जिस तरह लुई फिलिप, गीजो, ये सब मिलजुल कर क्या करते थे, तो गरीब वर्ग के लोगों पर काफी अत्याचार करते थे, जमीन हड़प लेते थे, जबरदस्ती उन्हीं लोग से खेती कराते थे। जैसे कि हमारे भारत देश जब गुलाम था, जिस तरह अंग्रेज हमारा ही खेत लेकर, हमारा ही जमीन लेकर हमसे ही मिल के खेती कराते थे, सेम उसी प्रकार वहां पर भी काफी सभी लोगों को उनका ही जमीन लेकर उनसे ही खेती कराया जाता था, उन पे अत्याचार किया जाता था, ठीक है। राजा लुई फिलिप्स राजा लुई फिलिप्स भी अमीरों को
अमीरों का साथ पसंद करता था। जो राजा लुई फिलिप्स था, वो क्या था, जो फ्रांस के उस समय के राजा थे, राजा लुई फिलिप्स, वो क्या करते थे, वो भी अमीरों का साथ पसंद करते थे। ये नहीं कि हाँ हमारे राज्य में, हमारे देश में जो छोटे छोटे लोग हैं, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, उनका भी सहयोग करे, नहीं, वो सिर्फ अमीरों का सहयोग करता था, अमीरों का साथ पसंद करता था। गरीबों से जमीन छीनकर क्या करता था, अमीरों को दे देता था। ऐसा था वो। ठीक है। उसके पास कई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। उसके पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। वो चाहता ही नहीं था कि इस सिस्टम को चेंज किया जाए। ठीक है। देश में भूखमरी, देश में क्या थी, भूखमरी और बेरोजगारी चरम पर थी। क्या थी, देश में बेरोजगारी और भुखमरी चरम पर थी। इसी युग को 1848 के फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी युग को 1848 के फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। वो राजा था, वो क्या किया था, तो गीजो को प्रधानमंत्री वहां का नियुक्त कर दिया था। गीजो ऐसा व्यक्ति था कि वह गरीबों का जमीन छीनकर अमीरों को दे देता था और उनसे ही खेती कराया जाता था। जिस तरह हमारे भारत देश में नील की खेती अंग्रेज हमारा ही जमीन लेकर हमसे ही कराते थे, हमारा अनाज लेकर वह अपने घर भेजते थे। सेम उसी प्रकार वहां पर भी जितने भी अमीर वर्ग के लोग थे, छोटे छोटे गरीब वर्ग के लोगों का जमीन लेकर क्या करते थे, तो वहां पे अपना काम चलाते थे। क्वेश्चन समझ में आ गया है, क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया आप लोग को। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। वहां पे जर्मनी जो था, वहां के एकीकरण यानी वहां की बातें को लिखना है। वहां पे जो एकीकरण था, बाधाएं था वहां के, यानी वहां के जो क्या बोलते हैं दुख तकलीफ था, उसके बारे में लिखना है कि हाँ वहां पे क्या क्या चीज की कमी थी, कमियों को लिखना है। ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण अनेक बाधाएं थी। क्या थी, वहां पे काफी बाधाएं थी। वह 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था, तो बटा हुआ था। कितने, तो 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी सोच थी। क्या थी, इन सभी राज्यों की, जितने भी छोटे बड़े 300 जो राज्य थे, इन सब 300 वर्गों के छोटे बड़े का सभी का अलग अलग क्या था, तो सोच था। ठीक है। धार्मिक और जातीय रूप से भी क्या थे, एक नहीं थे। धार्मिक और जातीय रूप से भी क्या थे, एक नहीं थे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।